एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन हम 1 से 300 तक कंप्लीट करते हैं। और अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर हम 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से शुरू करने वाले हम चैप्टर 24। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति। यह इस बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति पहले ही जेल में बंद है तो उसी कोर्ट में गवाही देने या अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए कैसे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 301 परिभाषाएं इस अध्याय में। पॉइंट 1, निरोध के अंतर्गत निवारक निरोध के लिए को बंद करने वाली किसी विधि के अधीन निरोध भी है। पॉइंट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत बंद किया गया है, मतलब जिसने अभी अपराध किया है लेकिन उसको डर है कि वह अपराध कर सकता है, जैसे NSA या गैंगस्टर एक्ट में, तो वह भी इस दायरे में आए। पॉइंट बी, कारागार के अंतर्गत निम्नलिखित भी है। नंबर 1, कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया है। नंबर 2, कोई धारालय, रोस्ट्रल संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था। पॉइंट बी में कहा गया है कि सामान्य जेल तो आती है, साथ ही 2 और चीजें भी शामिल हैं। कोई भी ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके अतिरिक्त जेल घोषित कर दिया है। ठीक है, सुधारालय, रोस्ट्रल संस्था मतलब जहां बाल अपराधियों और किशोरों को सुधारने के लिए रखा जाता है, या इसी तरह की कोई अन्य संस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। सेक्शन 302 बंदियों को उपस्थित कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। क्लोज 1, जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, निवारण या अन्य कार्रवाई के दौरान दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इसका क्लोज 1 कहता है कि जब कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, मतलब जांच या ट्रायल चल रहा, और कोर्ट को 2 में से कोई एक बात लगे। बात कौन सी है वो? पॉइंट 1, कारागार में परिरोध या निरोध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। या पॉइंट कहता है कि जेल में बंद कैदी पर कोई आरोप लगा है और उसे अपने आरोप का जवाब देने के लिए कोर्ट के सामने आना जरूरी है। पॉइंट बी, न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए, तब वह न्यायालय कारागार के बाहर साधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। पॉइंट बी में कहा गया है कि न्याय के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस कैदी की गवाह के रूप में परीक्षा मतलब पूछताछ की जाए। कोर्ट जेल के मुख्य अधिकारी मतलब बाहर साधक अधिकारी को एक लिखित आदेश भेजेगा कि इस कैदी को तय समय पर कोर्ट के सामने पेश करें। ठीक है, क्लोज 2, जहां धारा 1 के अधीन कोई आदेश द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, वहां वह कारागार के बाहर साधक अधिकारी को तब तक भेजा नहीं जाएगा या उसके द्वारा उस पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक वह ऐसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न हो जिसके अधीनस्थ वह मजिस्ट्रेट है। क्लोज 2 में कहा है कि अगर यह आदेश किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने दिया है तो जेलर उस आदेश को सीधे नहीं मानेगा। ठीक है, उस आदेश पर CJM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के काउंटर सिग्नेचर प्रति हस्ताक्षरित होने जरूरी है। ठीक है,
अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। तो धारा 2 के अधीन प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आदेश के साथ ऐसे तथ्यों का जिनसे मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक हो गया है एक विवरण होगा, और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष वह प्रस्तुत किया गया है उस विवरण पर विचार करने के पश्चात आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। क्लोज 3 में कहा है कि जब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अपना आदेश मतलब सीजीएम साहब के पास भेजेंगे तो साथ में एक लिखित विवरण भी भेजेंगे कि आखिर उस कैदी को बुलाना क्यों जरूरी है। सीजीएम साहब उस कारण को पढ़ेंगे और अगर उन्हें ठीक लगेगा तो वह साइन करने से मना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 303 के बारे में। धारा 302 के परिवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपरिवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की यह सेक्शन बताता है कि राज्य या केंद्र सरकार को एक विशेष पावर देते हैं। इसकी क्लोज 1 की बात करें, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए किसी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग के व्यक्तियों को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें परिरोध या निरोध किया गया है, और तब जब तक ऐसा आदेश प्रवर्त रहे। धारा 302 के अधीन दिया गया कोई आदेश चाहे वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आदेश के थ्रू किया गया हो या उसके पश्चात ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के बारे में प्रभावी नहीं होगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि सरकार मतलब राज्य या केंद्र एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकालकर यह कह सकती है कि इस खास कैदी या कैदियों की इस ग्रुप को जेल से बाहर निकाला जाए। अगर सरकार ने ऐसा आदेश दे दिया है तो कोर्ट का धारा 302 वाला आदेश में बेकार हो जाएगा। जेलर उस कैदी को कोर्ट नहीं दे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व यथार्थ स्थिति राज्य सरकार या जब मामला उसके केंद्रीय अभिकरण द्वारा संस्थित है तो केंद्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे। अर्थात पॉइंट ए, उस अपराध का स्वरूप जिसके लिए या वे आधार जिन पर उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्ति को कारागार में परिरोध या निरोध करने का आदेश दिया गया है। क्लोज कहता है इसका कि सरकार ऐसा फैसला क्यों लेगी। आदेश देने से पहले सरकार 3 बातों को देखेगी। पॉइंट ए कहता है कि उस कैदी ने कितना गंभीर अपराध किया है और उसे किस आधार पर जेल में रखा गया, जैसे कोई खूंखार आतंकवादी है। ठीक है, पॉइंट बी, यदि उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्ति को कारागार से हटाने की अनुज्ञा दी जाए तो लोक व्यवस्था में विघन की संभाव्यता। पॉइंट बी कहता है कि अगर उसे जेल से बाहर निकाला गया तो क्या लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा है, जैसे दंगा भड़काने का डर हो या कैदी के भागने या हमला होने का डर। ठीक है, पॉइंट सी, वो हित साधारण। पॉइंट सी कहता है कि आम जनता का हित मतलब पब्लिक इंटरेस्ट किसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 304 के बारे में। कारागार के बाहर साधक अधिकारी का कुछ अधिक आकस्मिकताओं में आदेशों को कार्यान्वित न करना, जहां वे व्यक्ति जिसके बारे में धारा 302 के अधीन कोई आदेश दिया है। सेक्शन 304 कहता है कि कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है लेकिन 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें जेलर कैदी को कोर्ट भेजने से मना कर देगा और कोर्ट को लिखित में वजह देगा। पॉइंट ए, बीमार या अंग शैथिल्य के कारण कारागार से हटाने जाने के योग्य नहीं है, या इसमें पॉइंट कहता है कि कैदी इतना बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर है कि उसे जेल से हिलाया ही नहीं जा सकता। पॉइंट बी, विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन या विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रेषणाधीन है।
पॉइंट बी कहता है कि उसका मामला अभी शुरुआती जांच या कोर्ट में सुपुर्दगी के दौरान में लंबित है, मतलब उसकी खुद की पेशी कहीं और अटकी। ठीक है। पॉइंट सी, इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जितनी आदेश का अनुपालन करने के लिए और उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध है उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है। पॉइंट सी कहता है कि सजा खत्म होने वाली हो, मतलब कैदी की जेल की अवधि इतनी छोटी बची है कि जितने समय में वह कोर्ट जाएगा और वापस आएगा उतने में तो इसकी रिहाई का समय ही आ जाएगा। ठीक है। पॉइंट डी, ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 303 के अधीन राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश लागू होता है, वहां कारागार का भार साधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा। परंतु जहां ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर जो कारागार से 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है साक्ष्य के देने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, वहां कारागार के धार साधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खंड ख में वर्णित कारण नहीं होता। पॉइंट डी में कहा गया है कि सरकार का बैन, मतलब उस कैदी पर धारा 303 के तहत सरकार ने रोक लगा रखी हो, लेकिन एक पैच है, अगर कोर्ट जेल में 25 किलोमीटर के भीतर ही है तो जेलर पॉइंट है कि मामला लंबित है का मामला का बहाना बनाकर गवाही के लिए कैदी को भेजने से मना नहीं कर सकता है, उसे भेजना ही पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 305 के बारे में। बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। धारा 304 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कारागार का भार साधक अधिकारी धारा 302 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए और जहां आवश्यक है वहां उसकी उपधारा 2 के अधीन सम्यक रूप से प्रति हस्ताक्षर आदेश के परिधान पर आदेश में नामित व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित है भिजवाएगा जिससे वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके और उसे न्यायालय में या उसके पास अभिरक्षा में तब तक रखवाएगा जब तक उसकी अभिरक्षा न कर ली जाए या जब तक न्यायालय उसे उस कारागार को जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध था वापस ले जाने के लिए प्राधिकृत न करे। सेक्शन 305 कहता है कि अगर धारा 304 वाली कोई रुकावट नहीं है तो जेलर की क्या ड्यूटी होगी, मतलब जेलर कोर्ट का आदेश मिलते ही और जहां जरूरी हो सीजे के साइन वाला आदेश मिलते ही कैदी को सुरक्षित पुलिस कस्टडी में, मतलब अभिरक्षा में कोर्ट भेजे। उसे इस तरह भेजा जाएगा कि वह कोर्ट द्वारा बताए गए समय पर वहां पहुंच जाए। जब तक कोर्ट में उसकी गवाही या पूछताछ पूरी नहीं जाती है या जब तक कोर्ट खुद लिखित में आदेश देकर उसे वापस जेल भेजने की अनुमति नहीं देता तब तक उसे कोर्ट की कस्टडी में सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 306 के बारे में। कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 319 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर उस अध्याय के उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अध्याय 25 के भाग 6 के उपबंध कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह किसी अन्य व्यक्ति कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं। इसमें कहा है कि कमीशन जारी करने का मतलब होता है कि कोर्ट खुद या अपनी किसी प्रतिनिधि कमीशन को जेल भेजकर किसी व्यक्ति के घर या जेल जाकर गवाही दर्ज करवा, मतलब यह धारा कहते हैं कि भले ही पिछले नियमों धारा 302 और धारा 305 में कैदी को कोर्ट बुलाने के लिए नियम दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट कैदी के कमीशन नहीं भेज सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि कैदी को कोर्ट में लाना ठीक नहीं है या सुरक्षा कारणों से मुश्किल है तो कोर्ट के पास ये पूरी ताकत है कि वह जेल में ही उसकी गवाही दर्ज करने के लिए कमीशन जारी कर दे।
यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे बाहर की किसी आम नागरिक की गवाही कमीशन पर दर्ज की जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे चैप्टर 24 कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 25, जांचों और विचारणों में साक्ष्य। पॉइंट है साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। यह नया चैप्टर मुख्य रूप में कोर्ट में गवाही कैसे ली जाए, किस भाषा में लिखी जाएगी और उस समय कौन मौजूद रहेगा, इस बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 307, न्यायालयों की भाषा। राज्य सरकार यह अवधारित कर सकते हैं कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन सी भाषा होगी। इसमें कहा है कि भारत में अलग अलग राज्यों की अपनी भाषाएं हैं। यह धारा तय करती है कि कोर्ट में किस भाषा का इस्तेमाल होगा। यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। ठीक है, राज्य सरकार यह फैसला करेगी कि राज्य के अंदर हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी जितने भी छोटे बड़े कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 308 के बारे में। साक्षी का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त दे दी गई हो तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर संवेदित से इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा लिया गया साक्ष्य भी है। इसमें कहा गया है कि यह न्यायालय का एक बुनियादी नियम है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसके पीछे गवाही नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में जब भी कोई गवाही या साक्ष्य दर्ज होगा वह अभियुक्त मतलब आरोपी की मौजूदगी में ही लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोर्ट ने आरोपी को खुद व्यक्तिगत रूप से आने से छूट दे रखी है तो गवाही उसके अधिवक्ता मतलब वकील की उपस्थिति में होनी चाहिए। आज के समय में सरकार द्वारा तय की गई जगहों पर संवेदन से इलेक्ट्रॉनिक साधन मतलब यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ली गई गवाही को आरोपी की उपस्थिति में ही माना जाएगा। ठीक है, परंतु जहां 18 वर्ष से कम आयु की महिला का इससे बलात्कार या किसी अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी महिला का अभियुक्त सामना न हो साथ ही अभियुक्त की प्रति परीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगी। इसमें कहा गया है कि अगर पीड़ित लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की मतलब नाबालिग है और मामला बलात्कार मतलब रेप या किसी अन्य यौन अपराध सेक्सुअल ऑफेंस का है, कोर्ट ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि उस पीड़ित लड़की को गवाही देते समय आरोपी का सामना न करना पड़े, जैसे पर्दे के पीछे से गवाही या वीडियो लिंक के जरिए गवाही। ठीक है, लेकिन कोर्ट यह भी ध्यान रखेगा कि इस सुरक्षा के चक्कर में आरोपी के वकील का क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब प्रति परीक्षा गवाह से सवाल पूछने का अधिकार प्रभावित न हो, दोनों में संतुलन बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पष्टीकरण की। इस धारा में अभियुक्त के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत अध्याय 9 के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जाती है। इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यहाँ अभियुक्त शब्द में वे लोग भी शामिल है जिनके खिलाफ पत्नी, बच्चों या माता पिता के भरण पोषण चैप्टर 9 से जुड़ी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 309 के बारे में। समन मामलों और जांचों में अभिलेख। क्लोज 1, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब समन मामलों में धारा 164 से धारा 176 तक की धाराओं के अधीन जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी है, सब जांचों में और विचारण के अनुक्रम की कार्रवाइयों से भिन्न धारा
491 के अधीन सब कार्रवाइयों में मजिस्ट्रेट जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे वैसे उसके साक्ष्य की सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन समय तैयार करने में असमर्थ है तो वह अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे ज्ञापन को खुले न्यायालय में सवे बोलकर लिखित रूप में तैयार कराएगा। इसमें कहा गया है कि समान मामलों मतलब जो कम गंभीर होते हैं, जिनमें आमतौर पर 2 साल से कम की सजा होती है, और कोर्ट की शुरुआती जांचों में गवाही तो कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। इसका क्लोज 1 कहता है कि ऐसे छोटे मामलों में मजिस्ट्रेट जैसे जैसे गवाहों की जांच मतलब पूछताछ करता जाएगा, वैसे वैसे उनके बयानों का एक संक्षिप्त सारांश मतलब समरी मेमोरेंडम कोर्ट की भाषा में खुद लिखेगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट साहब किसी वजह से खुद यह सारांश नहीं लिख पा रहे हैं तो वह इसकी वजह लिखेंगे और खुले कोर्ट में किसी क्लर्क या टाइपिस्ट को बोलकर करके इसे लिखवाएं। ठीक है, अब क्लोज टू की बात करते हैं। ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। इसमें कहा गया है कि इस तैयार किए गए सारांश पर मजिस्ट्रेट साहब अपने हस्ताक्षर करेंगे और यह केस की मुख्य फाइल मतलब अभिलेख का हिस्सा बन जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 310 के बारे में। वारंट मामलों में अभिलेख। क्लोज 1 मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामलों में प्रत्येक साक्षी का साक्षी जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे या तो वह मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा, या जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है वहां उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देश और अधीक्षण में लिखा जाए। इसका क्लोज 1 कहता है कि गवाह का बयान जैसे जैसे दर्ज होगा उसे या तो मजिस्ट्रेट खुद लिखेगा या खुले कोर्ट में बोलकर लिखवाया जाए। ठीक है, या फिर अगर वह किसी शारीरिक बीमारी या मजबूरी के कारण असमर्थ है तो अपने निर्देश में कोर्ट के किसी अन्य अधिकारी से लिखवाए। ठीक है, इस धारा में भी यह विकल्प है कि आरोपी के वकील की मौजूदगी में यह पूरी गवाही ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन के जरिए भी रिकॉर्ड की जा सकती है। ठीक है, अब बात करें क्लोज 2 के बारे में। जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाए वहां वह यह प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा कि साक्ष्य उपधारा 1 में निर्दिष्ट कारणों में से सभी उसके द्वारा नहीं लिखा जा सका। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब खुद अपने हाथ में गवाही नहीं लिख रहे और बोलकर लिखवा रहे हैं तो उन्हें इस बात का एक प्रमाण पत्र फाइल में लगाना होगा कि वह खुद क्यों नहीं लिख सके। ठीक है, क्लोज 3 ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में अभिलिखित किया जाएगा किंतु मजिस्ट्रेट संविवेकानुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख या लिखवा सकेगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि गवाही आमतौर पर एक कहानी या वृत्तांत के रूप में लिखी जाएगी, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई खास बात जरूरी है तो वह उसे सवाल और जवाब के रूप में भी दर्ज कर सकता है। क्लोज 4 ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। क्लोज 4 में कहा गया है कि इस लिखित साक्ष्य पर भी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर होंगे तो यह केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 311 के बारे में। सेशन न्यायालय की समक्ष निवारण में अभिलेख। क्लोज 1 सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे या तो सदैव पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा या उसके द्वारा इस नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देश और अधीक्षण में लिखा जाए।
सेक्शन 311 का क्लोज 1 कहता है कि गवाही कौन लिखेगा, मतलब सेशन जज, पीठासीन न्यायाधीश हर गवाह का बयान या तो खुद अपने हाथों से लिखेंगे या खुले कोर्ट में लिखवा देंगे, ठीक है, या फिर अपनी देखरेख और निर्देश में कोर्ट के किसी अधिकारी जैसे स्टेनो या क्लर्क से लिखवाएंगे। ऐसा साक्ष्य साधारण या वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा, किंतु पीठासीन न्यायाधीश सविवेक अनुसार ऐसे साक्ष्य के किसी बात को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकता है, लिखवा सकता है। इसमें कहा गया कि गवाही को साधारण एक कहानी के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन अगर जज साहब को लगता है कि कोई खास बात बहुत जरूरी है तो वह उस हिस्से को सवाल जवाब के रूप में दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। इसमें कहा गया कि अंत में जज साहब उस गवाही पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और वह केस फाइल का परमानेंट रिकॉर्ड बन जाए, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 312 के बारे में। साक्ष्य के अभिलेखी भाषा प्रत्येक मामले में जहाँ साक्ष्य धारा 310 या धारा 311 के अधीन लिखा जाता है वहां भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। अगर कोई गवाह ऐसी भाषा में बोल रहा है जो कोर्ट की भाषा नहीं है तो इसमें कहा गया है कि इसमें फिर क्या हो, ठीक है। इसका पॉइंट ये कहता है कि पॉइंट ए, यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाए। पॉइंट ए में कहा है कि गवाही को उसी भाषा में लिखा जाएगा, जैसे अगर यूपी के कोर्ट की भाषा हिंदी है और गवाह हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में ही लिखा जाए, ठीक है। पॉइंट बी, यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा, और यदि ऐसा करना व्यवहार्य नहीं हो तो जैसे जैसे साक्ष्य की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा। उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग हो। पॉइंट बी में कहा गया है कि यदि गवाह किसी दूसरी भाषा में बोलता है कोशिश की जाएगी कि गवाही को उसी की भाषा में लिखा जाए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो जैसे जैसे वह बोलता जाएगा तुरंत उसका कोर्ट की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा। जज साहब उन अनुवाद पर हस्ताक्षर करें। पॉइंट सी, उस दशा में जिसमें साक्ष्य खंड क्या कि अधीन न्यायालय की भाषा में भिन्न किसी अन्य भाषा में लिखा जाता है तो न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद यथासाध्य शीघ्र तैयार किया जाएगा। उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। परंतु जब खंड ख के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है तो न्यायालय ऐसे अनुवाद में अभिमुक्ति दे सकेगा। पॉइंट सी में कहा है कि यदि गवाही कोर्ट की भाषा से अलग किसी भाषा में लिखी गई तो उसका कोर्ट की भाषा में बिल्कुल सही अनुवाद जितनी जल्दी हो सके तैयार किया जाएगा और फाइल में लगाया जाएगा। अगर गवाही अंग्रेजी में लिखी गई है और केस की किसी भी पक्षकार मतलब आरोपी या सरकारी वकील को उसके अनुवाद की जरूरत नहीं है तो कोर्ट अनुवाद न करने की छूट दे सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 313 के बारे में। ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में परिक्रिया। क्लोज 1, धारा 310 या धारा 311 के अधीन जैसे जैसे प्रत्येक साक्ष्य का साक्ष्य पूरा होता जाता है तो यदि अभियुक्त उपस्थित हो तो उसकी या यदि वह अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो तो उसकी अधिवक्ता की उपस्थिति में साक्ष्य को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो सही किया जाएगा। क्लोज 1 कहता है कि जैसे ही किसी गवाह का बयान पूरा होता है उसे अभियुक्त आरोपी या उसके वकील के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर गवाह कहता है कि मैंने ऐसा नहीं वैसा कहा था और वह सही है तो उसमें सुधार किया जाए। क्लोज 2, यदि
साक्षी की किसी बात के सही होने से उस समय पर इनकार करता है जब वह उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश साक्ष्य को ठीक करने के स्थान पर उस पर साक्ष्य द्वारा उस बाबत की गई आपत्ति का ज्ञापन लिख सकता है और उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ेगा जैसी वह आवश्यक समझे। क्लोज टू में कहा गया है कि अगर गवाह कहता है कि यह गलत लिखा है, लेकिन जज साहब को लगता है कि जो लिखा है वही सही है, तो जज साहब बयान को काटेंगे नहीं, वह नीचे गवाह की आपत्ति को नोट कर देंगे और अपनी टिप्पणी लिख देंगे। क्लोज 3, यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा से भिन्न भाषा में है जिसमें वह किया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है, तो उसे ऐसे अभिलेख का निर्वाचन उस भाषा में जिसमें वह दिया गया था या उस भाषा में जिसे वह समझता हो सुनाया जाएगा। इसका भी कहता है कि अगर बयान किसी ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे गवाह नहीं समझता, तो कोर्ट में मौजूद व्यक्ति उसे वह बयान उस भाषा में अनुवाद करके समझाएगा जिससे गवाह समझता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 314 के बारे में। अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाए। क्लोज 1, जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाए जिससे अभियुक्त नहीं समझता और वह न्यायालय में सभी उपस्थित है, तब खुले न्यायालय में उसे उस भाषा में उसका भाषांतरण सुनाया जाएगा जिसे वह समझ सकता है। इस सेक्शन का क्लोज 1 कहता है कि अगर कोई गवाह ऐसी भाषा बोल रहा है जो आरोपी नहीं समझ सकता, जैसे आरोपी तमिल जानता है और गवाह हिंदी में बोल रहा है, तो खुले कोर्ट में आरोपी को उसकी भाषा का अनुवाद करके सुनाया जाए। अब बात करें क्लोज 2 के बारे में। यदि वह अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और साक्ष्य न्यायालय की भाषा में भिन्न और अधिवक्ता द्वारा न समझी जाने वाली भाषा दिया जाता है, तो उसका भाषांतर ऐसे अधिवक्ता को न्यायालय की भाषा में सुनाया जाए। इसका क्लोज कहता है कि अगर आरोपी खुद नहीं आया, उसका वकील और गवाह ऐसी भाषा में बोला है जो वकील साहब भी नहीं समझते, तो वकील साहब को कोर्ट की भाषा में उसका अनुवाद सुनाया जाएगा। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करें। जब दस्तावेज यथारीति सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, तब यह न्यायालय के सविवेक पर निर्भर करेगा कि वह उनमें से उतने का भाषांतर सुनाया जितना आवश्यक प्रतीत हो। इसका क्लोज 3 कहता है कि अगर कोर्ट में कोई लिखित डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किया जाता, तो यह जज साहब के विवेक पर है कि वे उसका उतना ही अनुवाद करवा कर सुनाए जितना जरूरी हो। अब बात करते हैं सेक्शन 315 के बारे में। साक्षी की व्यवहार के बारे में टिप्पणियां। जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है, तब वह उस साक्ष्य की परीक्षा किए जाते समय उसकी व्यवहार के बारे में ऐसी टिप्पणियां भी अभिलिखित करेगा यदि कोई हो जो वह सात्विक समझता है। इसमें कहा गया कि गवाह कोर्ट में कैसा बर्ताव कर रहा था, यह बहुत मायने रखता है। ठीक है, जब जज या मजिस्ट्रेट गवाही लिख रहे होते हैं तो वे गवाह के हाव भाव पर भी नजर रखते हैं। यदि गवाह गवाही देते समय कांप रहा था, मतलब हिचकिचा रहा था, बहुत देर तक सोचकर झूठ बोलता हुआ लग रहा था या रो रहा था, तो जज साहब इन बातों को भी केस रिकॉर्ड में विशेष टिप्पणी के रूप में दर्ज कर सकते हैं। फैसला सुनाते समय काम आता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।